are based on principle of equity, justice, and good conscience. A quasi or constructive contract rests upon the maxim. बहुत अच्छा लाइन है ये. No man must grow rich out of another person's loss. किसी एक पर्सन के लॉस के बेसिस पर कोई दूसरा आदमी अमीर नहीं बन सकता. मतलब एक को नुकसान हो रहा है, दूसरा को फायदा हो रहा है, ये लॉ अलाउ नहीं करता. तो अगर आप सपोज रोड में चल रहे थे और आपको कुछ रुपए पड़े मिले, जैसे आपको एक बंडल मिला और आपकी किस्मत देखिए 2-2 हजार के नोट का बंडल था और पूरे 100 नोट दिख रहे थे, एक बंडल था पूरा, तो क्या वो आपका हो गया? या तो आपको उसे उठाना नहीं चाहिए था, और अगर उठा लिया तो इसका मतलब वो आपका नहीं हुआ है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देगा और आपकी लायबिलिटी शुरू. बोलो, आपको उस पैसे को लौटाना होगा अगर मांगा जाएगा तो. अगर आपको चेस किया जाएगा कि ये आपने उठाया है और इसको रिटर्न करिए तो करना पड़ेगा. आपके अकाउंट में गलती से अगर बैंक ने पैसे डाल दिए हैं तो अगेन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा. क्या वो पैसे आपके हो गए? नहीं, उस पैसे को बैंक को लौटाना पड़ेगा. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से जन्म लेते हैं, दो पार्टी के ऑफर एक्सेप्टेंस की वजह से जन्म नहीं लेते. कोई दिक्कत? तो अंडरलाइन कर लो इस लाइन को. नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉ. बोलो, कोई दिक्कत? एग्जांपल 1. Three a tradesman lived good at tea house by mistake. एक ट्रेडमैन था, टी एजेंट था, वो गलती से टी के घर में सामान की डिलीवरी करके चला गया. टी treated the goods as his own. उसने मान लिया कि मेरा, तो he is bound to pay for the goods. तो सुनो, goods लौटाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका पैसा लौटाना पड़ेगा. क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जांपल 2. A pays some money to B by mistake. It is really due to C. B must refund the money to A. तो A ने गलती से B को पैसे दे दिए थे जो कि C को देना था, तो बाद में B को वो पैसा लौटाना पड़ेगा A को. क्लियर है? तीसरा एग्जांपल, a fruit parcel is delivered under a mistake to R who consumes the fruit thinking them as birthday present. फ्रूट डिलीवर हुआ, उसको लगा कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, खा गया सारा फ्रूट. R must return the parcel or pay for the fruit. या तो पार्सल वापस कर दो अगर एज इट इज है तो, और अगर नहीं है तो पैसा देना होगा. Also there is no agreement between R and the true owner, yet he is bound to pay as the law regards it as a क्या? Quasi contract. These relations are called as quasi contractual obligations. Full stop. In India, it is also called a certain relation resembling those created by contract. ये कुछ ऐसे relationship को जन्म देता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं. ऐसे रिलेशनशिप को जन्म देगा कौन? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. देखिएगा, in the first case, such a right is always a right to money and generally, though not always, to a liquidated sum of money. तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका राइट है? राइट टू मनी. मैंने कहा ना, क्या चीज आप मांग सकते हैं लीगली? मनी मांग सकते हैं. आप वो सामान वापस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और जनरली वो मनी होता है लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी. और लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये जेन्युइन फ्री एस्टीमेट होता है. कोई आर्बिट्रेरी आप पैसे नहीं मांग सकते. जैसे मान लो सपोज एक तो मैंने गलती से किसी का सामान छोड़ दिया और बाद में देखा आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने उसका 10 गुना दाम मांगा, क्या मिलेगा? नहीं. If the money should be a liquidated sum of money, जेन्युइन अमाउंट से ज्यादा मिलने वाला नहीं है. अगला पॉइंट, सेकेंडली, बहुत अच्छा पॉइंट है. It does not arise from any agreement of the parties concerned, but is imposed by the law. रुको, बोल रहे कि does not arise from agreement of the parties concerned. ये तो सिंपल पॉइंट है कि ये किसी एग्रीमेंट की वजह से अराइज नहीं होता, किसकी वजह से इम्पोज होता है? लॉ की वजह से. लेकिन तीसरा जो है वो बहुत जबरदस्त पॉइंट है, कमाल का. Thirdly, it is a right which is available not against all the world, but against a particular person or persons only, so that in respect it resembles a contractual right. क्या मतलब है इसका? थर्ड पॉइंट, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है.
हाँ नहीं, इसका क्या मतलब है? Which is not available not against the, which is available not against all the world. Thirdly, it is a right which is available not against the all the world but against a particular person or persons only. तो बड़ा सिंपल मीनिंग है इसका, और लेकिन अच्छा मीनिंग है कि आप इस राइट का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी के अंदर आपका कोई सामान हो गया, गिर गया, और वो किसी ने गायब कर दिया सोसाइटी में, तो आप पूरी सोसाइटी को जिम्मेदार नहीं बना सकते। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं पता किसने चुराया है, लेकिन सोसाइटी में से किसी ने किसी से चुराया है, तो सब लोग मिल करके मुझे कंपनसेट करो। समझ में आ रहा है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो इस राइट का इस्तेमाल आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि किसने चुराया है, उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। आप अननोन लोगों के अगेंस्ट इस राइट का इस्तेमाल, ये एक राइट है ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक राइट है जो किसी एक पर्सन को दिया जाता है जिसका कि कोई सामान खो गया है, या जिसने गलती से किसी और के यहाँ कोई सामान डिलीवर कर दिया। आप रेलवे स्टेशन में थे, आपका कोई ब्रीफकेस चोरी हो गया, तो वैसे केस में आप पूरे रेलवे स्टेशन में जितने भी लोग उस समय प्रेजेंट थे सबको लायबल नहीं ठहरा सकते, ये पॉसिबल नहीं। ये है थर्ड पॉइंट। कोई दिक्कत? अब आओ केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और ये है सेक्शन 68 से सेक्शन 72। टोटल 5 मामले हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे केसेस हैं जिनमें माना जाएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एज पर लॉ है। मैंने बार बार कहा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कहां से हुआ? लॉ से। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the relationship of quasi contract is deemed to have come to exist in 5 different circumstances which we shall presently dilate upon. मतलब हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट इट में भी नोटेड दैट इन नन ऑफ दिस केसेस those comes into existence any contract between the parties in the real sense. इसमें किसी भी एग्जांपल में, किसी भी केस में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। Due to peculiar circumstances in which they are placed, the law imposes in each of these cases the contractual liability. तो यहाँ पर peculiar cases of that ये circumstances है जिसकी वजह से लॉ इम्पोज कर रहा है कि इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पहला, claim for necessary supply to person incapable of contracting। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब हम माइनर के बारे में पढ़ रहे थे। याद करो कि कोई ऐसा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में नहीं है, इनकैपेसिटी में कवर्ड है, और उसे हम नेसेसिटी की सप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसके जिंदा रहने के लिए वो सामान देना उसे जरूरी था। अगर वो हम सामान उसे लाइवलीहुड के लिए नहीं देते तो वो मर जाता। क्लियर है? तो वैसे केस में भले ही वो इनकैपेसिटी जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन माना जाएगा, और हम उस इनकेपेबल पर्सन के प्रॉपर्टीज को अटैच करवा सकते हैं अपना पैसा वसूल करने के लिए। तो देखो, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये पॉइंट। सेक्शन 68 में क्या लिखा है? इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे माइनर है और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by, या फिर वो माइनर जो है ना, वो अपने बूढ़े दादाजी की देखभाल कर रहा है और वो उसके बूढ़े दादाजी बेड रिडन है, अब उनकी दवाइयाँ लेनी जरूरी है। अब माइनर तो किसी से उधार ले नहीं सकता, माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, लेकिन किसी भले आदमी ने तरस खा करके उसे दे दिया, दवाइयाँ दे दी, खाने पीने का सामान दे दिया ताकि वो लोग जिंदा रह पाए। तो वैसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल जेन्युइन होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ हुआ नहीं आपस में, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, उसे क्या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, और वो क्या होगा? पूरी तरह से वैलिड होगा। तो देखो आगे एग्जांपल, ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक, मतलब पागल है या माइनर है, विद नेसेसरी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। पर्सनली तो नहीं ले सकते उससे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते हैं। तो एस्टैब्लिश दिस क्लेम, द सप्लायर मस्ट प्रूव not only that the goods were supplied to the person who was a minor or a lunatic, but also that they were suitable to his actual requirement at the time of sale and delivery। बस ये प्रूव करना होगा कि हमने जो भी किया है जेन्युइनली किया है, दूसरा रीजनेबल अमाउंट किया, मतलब
जो नेसेसिटी था उतना ही किया, उसके लिए लग्जरी नहीं था वो, ये साबित करना होगा। लग्जरी के लिए आप सपोर्ट नहीं कर सकते, बट आप किसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं? नेसेसिटी के लिए। याद रहेगा। अगला केस, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. सुनो एग्जाम्पल, मिस्टर ए को गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना था और ये नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट, और इसके पेमेंट नहीं कर पाने की वजह से मिस्टर ए को तो नुकसान होगा ही, मिस्टर एक्स को भी नुकसान पहुंचेगा कोई कारण से। तो मिस्टर एक्स अगर गवर्नमेंट को पे कर दे तो वो लीगली इस पैसे को मिस्टर ए से वसूल करने के हकदार बन जाएंगे। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये इंटरेस्टेड पार्टी है। कौन है ये? इंटरेस्टेड पार्टी। और वो इनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये नहीं पेमेंट होता है तो इससे इसको भी नुकसान होने वाला और इसको भी। तो वैसे सिचुएशन में मिस्टर एक्स अब गवर्नमेंट की जगह ले लेंगे और ये लीगली इस पैसे को मिस्टर ए से वसूल कर पाएंगे, जबकि मिस्टर ए ने नहीं बोला था पेमेंट कर। मिस्टर ए ने नहीं बोला था कि एक्स को पे कर दो, लेकिन एक्स को लगा कि ये पे करना जरूरी है तो वो गवर्नमेंट की जगह ले लेगा। कौन? मिस्टर एक्स। देखो एग्जांपल से क्लियर होगा। वी होल्ड लैंड इन बंगाल ऑन ए लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार। लैंड कितना है? ए का। कोई जमींदार है, उसको लीज पर किसने लिया? बी ने। रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन अरियर, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू यहाँ बकाया था, बाकी था, और गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया कि मैं इस लैंड को बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट, और बाद में जो इसको खरीदेगा उस पैसे से गवर्नमेंट अपना अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेट आउट कर लेगी। लेकिन लैंड किसके पास था? अभी बी के पास। बी उसे यूज कर रहा था। अगर ये लैंड जब्त हो गया, सीज हो गया, तो इससे किसको नुकसान पहुंचेगा? बी को, क्योंकि वो यूज नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। तो मजबूरी ने बी ने क्या किया? गवर्नमेंट का जो अरियर था वो पे कर दिया। तो बताओ अब भी ए से उस अरियर को वसूल कर सकता है या नहीं कर सकता है? आंसर इज यस, ए इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। और यहाँ पर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है, क्योंकि ए और बी के बीच में इस अमाउंट को पे करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, फिर भी लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो सेकंड पॉइंट में। तीसरा केस, सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है जो चैरिटी के लिए ना किया गया। आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, जो चैरिटी के लिए ना किया गया हो, मतलब अगर आप किसी ऐसे पर्सन से ऑब्लिगेशन ले लेते हैं जो चैरिटी के लिए काम नहीं करता है, सबको पता है, याद है ना? क्या याद है? कूली, देखो इनको याद है, ठीक है? तो वैसे केस में आप इसको एग्जाम तक ही याद रखना, एग्जाम तक ये एग्जाम्पल याद रखना। लेकिन जैसे ही आपके पेरेंट्स पूछेंगे बेटा शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। किससे करोगे? कूली। ऐसा मत बोलना, ठीक है? सिर्फ एग्जाम्पल के लिए याद रखना। तो सुनो, आप स्टेशन में सामान उतारते हैं, कूली आपका सामान आपके बिना बोले उठाता है और चलने लगता है, और आप बोलते हैं ले जाने दो ना, क्या दिक्कत है, उसने तो मेरे से बात नहीं की है। तो बात नहीं की है, इसका क्या मतलब है? बात नहीं करते हुए भी उसने बातें की है। बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है उसका, मतलब वो चैरिटी के लिए ये सब नहीं कर रहा है, ये माना जाएगा। और अगर आपने उसको रोका नहीं ना तो क्या बन जाएगा? ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और जब आपके डेस्टिनेशन पर वो पहुंचेगा तो आपको उसे जो जेन्युइन फेयर है वो देना पड़ेगा। देखो अनाप शनाप नहीं दोगे आप, वो कुछ भी मांगेगा तो आप नहीं दोगे, लेकिन जो फेयर फिक्स है, जो रेलवे ने तय किया है या जो पब्लिक को पता है, वो फेयर आपको पे करना पड़ेगा। आप ऑटो रिक्शा में बैठते हो बिंदुपुर में और आपको जाना है कदमा, आप उससे कुछ पूछते नहीं हो, वो भी आपको कुछ बोलते नहीं, आप खाली इतना पूछते हो कदमा जा रहे हो, वो बोलता हाँ, आप बैठ जाते हो। तो क्या वो फ्री में लेकर जाएगा आपको? नहीं, आपको पता था ना कि ये फ्री के लिए ये काम नहीं कर रहा है, तो क्या बन गया वो? नॉन ग्रेटिट्यूअस है, और उसको बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बिना बोले बिना तय किए कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और आपको पैसा देना ही पड़ेगा जब वो आपको डेस्टिनेशन पर छोड़ेगा। तो तीसरा एग्जांपल, रेस्टोरेंट गए, खाना ऑर्डर किया, खा लिया,
और बाद में बोला उसने तो बताया नहीं था कि पैसे भी लगते हैं। बोलो चलेगा? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो होटेलियर है वो आपको वो क्या बोलते हैं उसको, चैरिटी के लिए ये काम नहीं कर रहा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सपोज आपको आइडिया है कि हर सैटरडे को या कोई भी दिन लंगर में खाना मिलता है और आप हर बार वहाँ चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको भी पता है कि यहाँ चैरिटी हो रही है, तो आपसे पैसे नहीं मांगे जा सकते। अंडरस्टूड? उस समय आपको पता है कि ये फ्री में खाना मिल रहा है, तो वैसे केस में आप उसको खा सकते हो और खाने के बाद वो पैसा मांगेंगे नहीं आपसे। क्लियर है? तो in terms of section 70 of that, where a person lawfully does anything for another person, क्या lawfully करता है, वो एक दूसरे के लिए कोई सर्विसेज देता है, कोई माल देता है और deliver anything to him not intending to do so gratuitously, और ऐसा वो चैरिटी के लिए नहीं कर रहा, and such other person enjoys the benefit thereof, और आप भी क्या करते हैं? Enjoy करते हैं। सुनो, बीच में आप बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए? बीच में। तो आपने अब जब बीच में गया वहां देखा कि ना एक छतरी लगी हुई है और वहां पर चेयर और स्लीपिंग बेड लगा हुआ है जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं आराम से, और आसपास कोई नहीं दिखा, तो आप क्या किए? लेट गए वहां पर। बोलो। तो वैसे सिचुएशन में जो उसका ओनर है तो फ्री का तो नहीं है ना, वो किसी ने उसको रखा होगा वहां पर, और ऑब्वियस की बात है जिसने भी रखा होगा चैरिटी के लिए तो रखा नहीं है, तो वो पैसा आपने मांगेगा आकर के, आपको देना पड़ेगा अगर आप एंजॉय कर रहे हैं। और या फिर सपोज आपने वहाँ लेटे हुए थे, आप अचानक से मालिश वाला आया और उसने बोला कि बाबू मालिश कर दें, पूरी बीच में आपने देखा होगा, तो वैसे केस में आपने सपोज उसने कुछ बोला नहीं आपसे और आप तो लेटे हुए थे, उसने आपका पैर का फुट मसाज करना शुरू किया और आपने उसको रोका नहीं, आपने उसको नहीं रोका, तो वैसे केस में बाद में पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? आंसर इज यस। ये सब कहाँ आते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल। तो देखो सर, इफ द follows for that for a suit to proceed, the plaintiff must prove, plaintiff यानी complainant को prove करना होगा पहला, that he has done that or had delivered the thing lawfully, उसने जो भी किया lawfully किया है और काम पूरा किया है, मतलब जो काम करना था वो कर चुका। Second, that he did not do so gratuitously, उसने ये सब चैरिटी के लिए नहीं किया है, and और अदर पर्सन ने बेनिफिट को क्या किया है? एंजॉय किया है। जैसे आप खाना खाने गए, आपने खाना खाया तो एंजॉय किया ना आपने, तो वैसे केस में आपको पैसे देने पड़े। The above can be illustrated by a case law where a government servant was compulsorily retired by the government. ये केस लॉ थोड़ा अजीब टाइप का, सुनना अभी। एक मिस्टर के थे, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉई थे गवर्नमेंट के, रिटायर कर दिया गवर्नमेंट ने उनको कंपल्सरी। क्या उनको सपोज पाया गया कि घूस लेते हैं या कुछ भी कंप्लेन था, गवर्नमेंट ने उनको बोला आप रिटायरमेंट ले लो, फोर्सफुली रिटायरमेंट, आप घर जाओ, आने की जरूरत नहीं, आपका हिसाब कर दिया जाएगा और सैलरी बंद। क्लियर है? He filed a writ petition, उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया एंड ऑब्टेन एन इंजंक्शन अगेंस्ट ऑर्डर, इंजंक्शन ऑर्डर लिया है कि गवर्नमेंट हमें मुझे काम करने से रोक नहीं सकती है। He was reinstated with and was paid salary, उनको फिर से लाया गया काम पर और गवर्नमेंट को उनको सैलरी भी देना पड़ा क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था, लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया गया। गवर्नमेंट बोला काम तो नहीं देंगे तुमको, ठीक है। एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट अपील में चली गई, आगे कहाँ चली गई? अपील में, और गवर्नमेंट अपील जीत गई कि इसको जो हमने हटाया था बिल्कुल सही हटाया था। अब सुनना, हटाने के बाद जो वापस आ गया था वो सपोज 6 महीने तक वो वहां पर रहा और 6 महीने का उसने सैलरी भी लिया, अब लेकिन फेवर में आ गया, गवर्नमेंट के फेवर में, इसको हटाना बिल्कुल जायज है। तो अब बताओ वो 6 महीने का सैलरी उसे क्या लौटाना पड़ेगा? क्यों नहीं? सर्विस को दिया है, गवर्नमेंट ने तो सर्विस लिया नहीं, उसको कोई भी काम दिया गया 6 महीने में नहीं। तो अगर आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी जाएंगे ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके सर्विसेज को एंजॉय नहीं किया है, उसको पैसा लौटाना होगा। अगर गवर्नमेंट ने उससे काम करा लिया होता ना इन 6 महीनों में, तब वैसे केस में उसका पैसा नहीं लौटा पाती गवर्नमेंट, क्योंकि सर्विसेज तो ले रहे थे ना। तो ये जो पॉइंट आप पढ़े ना 1 2 3, उसी में कवर्ड हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्विसेज लिया भी नहीं,
गवर्नमेंट ने तो उसे अपनी मर्जी से हटाया भी था, उसी ने कोर्ट में इंजंक्शन ऑर्डर ला करके वो काम पे बना हुआ था, और बाद में गवर्नमेंट के फेवर में फैसला भी आया, फाइनल ऑर्डर। तो वैसे केस में यहाँ माना जाएगा गवर्नमेंट ने कोई फायदा नहीं लिया, वो जबरदस्ती आना था काम पर, इसका मतलब तो उसे वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर ये was directed to return the salary paid to him during the period of reinstatement. क्लियर है? अगला एग्जांपल, A tradesman leaves goods at B's house by mistake. एक ट्रेडमैन था, वो B के हाउस को उसने छोड़ दिया बाय मिस्टेक, लीव गुड्स एट B हाउस, सामान छोड़ दिया B के घर में गलती से। B takes the goods at his own. He is bound to pay A for that. तो उसे पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? Yes. कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। अगला सेक्शन, चौथा नंबर ये पॉइंट है जिसमें पढ़ रहे हैं केसेस डीम्ड टू बी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इन हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वेयर अ बेली। तो अगर वो उसे अपने कस्टडी में ले ले तो उसे एज अ बेली रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो सपोज आपको एक सामान मिल गया था, उसको आपने उठा लिया, अपने पास रख लिया, अपने घर ले आए, घर लाकर रख दिया, बाद में जब ट्रू ओनर को पता चला और वो लेने आया आपसे, तो आपने ढूंढा, वो आपको मिला नहीं कहीं भी। बोलो, अब बताओ ट्रू ओनर को कंपनसेट करना होगा कि नहीं? करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्यों उठाए थे उसको, लेकर क्यों आया आप? आपको ये तो लाना ही नहीं चाहिए था, उसको उठाना ही नहीं चाहिए था। एक बार उठा लिया मतलब आप बेली बन गए, और बेली बन गए मतलब आपको ट्रू ओनर को तो वापस करना ही पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे तो कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो, द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज वन टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। उसे वो केयर करना पड़ेगा जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी करता अपने सामान की। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ना, मतलब वो सामान को ला करके 7 सालों में बंद करके इतनी हिफाजत से रखता कि सुबह शाम दिन रात सब काम छोड़ के वहीं लगा हुआ, वो नहीं करना। बट एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जैसे आप उस सामान को ले जा करके अपने घर में अलमारी में लॉक करके रख देते ताकि कोई उसको हाथ ना लगा सके, कोई उसको ले ना सके। अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ काम करेंगे तो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने वो किया था, उसने सामान को लॉक करके रख दिया था, लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बाद उसके घर में बड़ी चोरी हुई और उस चोरी में सारा सामान उसका गायब हो गया, उसका अपना भी और वो वाला, ठीक है ना। अब उसके बाद ट्रू ओनर को पता चला उसके बारे में, तो बताओ ट्रू ओनर को कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं? इससे आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। तब ये जिम्मेदार नहीं, क्योंकि जो सामान गायब हुआ वो उसके ऑर्डिनरी डिलीजेंस या ऑर्डिनरी प्रूडेंस के बियॉन्ड गायब हुआ है, उसने कोई लापरवाही या गलती नहीं की थी, तब वो जिम्मेदार नहीं। ओके, नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड, क्या वो सामान को अलग अपने यूज के लिए रख सकता है? अपने लिए नहीं। एंड टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड, अगर ओनर मिल गया तो क्या उसे वापस करना होगा? हाँ, बोलो। एग्जांपल, बी ए कस्टमर इन दी शॉप पुट डाउन ए ब्रूच worn on her coat, मतलब बी ए कस्टमर थी, एक लेडी थी, उसके कोट पर एक ब्रूच लगा हुआ था। आप देखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पैच या फिर क्लिप, हाँ ऐसा कुछ, जो मतलब जिससे वो डिजाइन का काम करता था, उसने लगा के रखा था। दुकान में उसने क्या किया, गलती से वहां भूल गई वो, जैसे कोई कारण से खोला होगा और वहां पर वो ब्रूच को क्या हो गई, भूल गई और चली गई। And one of the D's assistant find it. D के असिस्टेंट को पता चला, D का शॉप था, उसके एम्प्लॉय को पता चला, उसने क्या किया, ड्रॉवर में रख दिया वीकेंड पर। उस ब्रूच को कहाँ रख दिया? ड्रॉवर में। और मंडे इट वाज डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग, उसको मंडे पता चला कि तो घूम गया, तो वहां पर वो खोजने आई, तो D के एम्प्लॉय ने बोला हाँ मैंने रखा भी था, लेकिन जब ढूंढने गया तो वहां पर उसको मिला नहीं। तो D was held to be liable in the absence of ordinary care which a prudent man would have taken। तो यहाँ पर डी को जिम्मेदार माना गया और उसे कंपनसेशन देना पड़ा। 5वां पॉइंट, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्सन। अगर गलती से आप किसी को कोई पैसे देते, मैंने कहा ना बैंक गलती से आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देता है, या किसी के दबाव में आकर आप पैसे दे दो, कोएर्सन, किसी ने गलत दिखाया और आपको पैसे देने पड़े,
तो क्या आप उसे वापस ले सकते हैं लीगली? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। तो और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्सन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। तो अगर आप ये साबित कर देते हैं कि दबाव में आकर लिया गया था तो उसे वापस लिया जा सकता है। अगर आप ये साबित करते हैं कि गलती से मिल गया था तो वापस करना पड़ेगा पता चलने पर। ओके, एग्जांपल देखो, every kind of payment of money or delivery of goods for every type of mistake is recoverable। ये केस लॉ बेस्ड आंसर है। एग्जांपल, a payment of municipal tax made under mistaken belief or because of misunderstanding of the terms of lease can be recovered from municipal authority। ध्यान से सुनना, एक म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया गया था गलती से, मिस बिलीफ के चलते कि नहीं पेमेंट हुआ, दोबारा कर दिया तो ज्यादा पेमेंट हो गया, तो क्या हम उसे वापस रिकवर कर सकते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी से? यस, बोल सकते हैं कि देखिए मिस्टेक हुआ है, डबल पेमेंट हो गया है, मुझे वापस किया जाए एक्सेस मनी जो मैंने पे किया है, तो उन्हें वापस करना पड़ेगा। The above law was affirmed by Supreme Court in the case of Celtex officer versus क्या? कन्हैयालाल। Similarly, any money paid by coercion is also recoverable। coercion यानी जब जोर जबरदस्ती, फिजिकल टॉर्चर, बोलो, उससे वसूल किया गया। The word coercion is not necessarily governed by section 15 of the Act। The word is interpreted to mean and include operation मतलब अत्याचार किसी भी तरह का। Extortion मतलब धमकी देकर के पैसे निकलवाना, और such other means इस तरह से पैसे निकाले जाएंगे, रिफंड करना पड़ेगा। In the case when T was traveling without ticket in a tram car, ट्रैम में ट्रैवल कर रहा था T बिना टिकट के, चेकिंग करने पर उसे पकड़ा गया तो 5 रुपए पेनल्टी लगाई गई और बोला गया पेनल्टी नहीं दोगे तो यही उतार देंगे, और आर को वो पैसे देने पड़े, सॉरी टी को। टी फाइल्ड a suit against the corporation for recovery on the ground that it was extorted from him। टी ने बोला बाद में कि मुझे एक्सटॉर्शन करके पैसे लिए गए हैं, जबरदस्ती करके कि अगर नहीं दोगे तो उधार देंगे, तो मुझे देना पड़ा, ये पैसा मुझे क्या किया जाए, वापस करवाया जाए। बोलो, मिलेगा वापस? तो सुनो, ध्यान से सुनो। The suit was decreed in his favor, वो जीत गया केस। The suit was decreed in his favor मतलब उसके फेवर में कोर्ट, decreed मतलब कोर्ट ऑर्डर, तो इसके फेवर में कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ने क्या बोला कि अगर वहां पर एक्सेस पैसे लिए गए, जैसे मान लो सपोज लीगली वो पैसा होना चाहिए था 2 रुपए और उससे 5 रुपए वसूला गया है, तो 3 रुपए रिफंड करना पड़ेगा। मतलब आप टॉर्चर करके एक्सेस पैसा नहीं ले सकते। कुछ समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज एक रास्ते में लेट हो गया था आपको घर लौटते समय और कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, और आपको एक मजबूरी में टैक्सी मिली, इसने कहा कि मैं जो फ्रेट या जो भाड़ा 400 रुपए होना चाहिए था, उसने बोला मैं 2000 लूंगा तब मैं छोड़ूंगा। बोलो, और आपको वो 2000 रुपए देना पड़ा, तो क्या हम यहाँ पर एक्सेस मनी को वापस ले सकते हैं? बोलो, अगर मान लो सपोज उस रूट का फेयर फिक्स है, ठीक है ना, तब आप पक्का ले सकते हो क्योंकि उसने गलत किया। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इसने मजबूरी का फायदा उठाया, आपको एक्सेस मनी वापस मिल सकता है। तो ये था, क्या पढ़े हम लोग टॉपिक अभी, केसेस इफ एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें 5 मामले थे, याद करना होगा सारे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? तो बहुत सिंपल आंसर है, एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके एसेंशियल्स होंगे, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे जो फुलफिल करना पड़ता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट। बोलो, जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ये सब नहीं होता है, गायब रहते हैं। ऑब्लिगेशन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन कहां से आता है? लॉ की वजह से, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी खुद अपनी मर्जी से वो ऑब्लिगेशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। कोई दिक्कत? देखो एमसीक्यू, पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ